ये कहानी है राजेश कुमार की, जो एक नए स्टेशन मास्टर के रूप में झारखंड के एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर तैनात होते हैं। कर्मापुर जंक्शन नाम का ये स्टेशन बरसों से अजीब घटनाओं के लिए कुख्यात है, लेकिन राजेश को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। ये कहानी उनके अनुभव की है, जब उन्हें उस स्टेशन की भयानक सच्चाई का पता चलता है। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं पिछले 12 साल से रेलवे विभाग में काम कर रहा हूँ। जब मुझे कर्मापुर जंक्शन स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के पद पर तैनाती का आदेश मिला तो मैं बेहद खुश था। ये मेरी पहली स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग थी और मैं इसे अपने करियर का एक बड़ा मोड़ मान रहा था। अगस्त की एक शाम को जब मैं कर्मापुर जंक्शन पहुंचा तो शाम के 6 बज चुके थे। स्टेशन देखते ही मेरा मन थोड़ा बैठ गया। ये एक छोटा सा स्टेशन था जो घने जंगल और पहाड़ियों के बीच स्थित था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2-3 लोग दिखाई दिए और पूरा माहौल सुनसान और उदास लग रहा था। स्टेशन के बाहर एक पुराना बोर्ड लगा था जिस पर धुंधले अक्षरों में कर्मापुर जंक्शन लिखा था। मैंने अपना सामान उठाया और स्टेशन मास्टर के क्वार्टर की तरफ बढ़ा। क्वार्टर स्टेशन से थोड़ी दूर एक अलग इमारत में था जो काफी पुरानी और जर्जर दिख रही थी। जब मैं अंदर घुसा तो देखा कि वहां पहले से ही एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका नाम रामदीन था और वो पिछले 30 साल से स्टेशन पर पॉइंट्समैन का काम कर रहा था। रामदीन ने मुझे देखते ही एक अजीब सी नजर से देखा, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। मैंने उससे हाथ मिलाया और कहा, नमस्ते रामदीन भाई, मैं राजेश कुमार हूं, नया स्टेशन मास्टर। रामदीन ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, साहब आप यहां क्यों आए? मैं हंस पड़ा और कहा, अरे भाई यहीं तो मेरी पोस्टिंग हुई है। लेकिन रामदीन का चेहरा गंभीर बना रहा। उसने कहा, साहब यहां पहले 3 स्टेशन मास्टर आ चुके हैं, कोई भी 1 महीने से ज्यादा नहीं टिका, सब अपनी ट्रांसफर करवाकर चले गए। मैंने इसे मजाक समझा और कहा, अच्छा क्या बात है, काम बहुत ज्यादा है क्या? रामदीन ने सिर झुका लिया और बोला, काम की बात नहीं है साहब, यहाँ कुछ और ही चीजें हैं जो लोगों को यहाँ रहने नहीं देती। मैंने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि शायद ये लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर यहाँ की सुविधाएं इतनी खराब हैं कि लोग नहीं रहना चाहते। उस रात मैंने अपना सामान क्वार्टर में रखा और खाना खाकर सो गया। क्वार्टर में एक बेडरूम, एक छोटा सा किचन और एक बाथरूम था। सब कुछ बहुत पुराना था लेकिन रहने लायक था। रात करीब 11 बजे के आसपास मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी ट्रेन की सीटी जैसी थी, लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से इस वक्त यहाँ कोई ट्रेन नहीं गुजरती थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा शायद मुझे भ्रम हुआ होगा और वापस सो गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई, इस बार और भी तेज और साफ। मैं उठा और बाहर निकल गया। स्टेशन की तरफ देखा तो सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ प्लेटफॉर्म की एक मध्यम लाइट जल रही थी। मैं वापस अंदर आया और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह 5 बजे उठकर मैं तैयार हुआ और स्टेशन पहुंचा। वहां रामदीन और एक और कर्मचारी मुकेश पहले से ही मौजूद थे। मुकेश टिकट क्लर्क था और करीब 25 साल का युवा लड़का था। मैंने दोनों से बात की और दिन भर की ड्यूटी के बारे में जानकारी ली। कर्मापुर जंक्शन पर दिन में सिर्फ 4 ट्रेनें रुकती थीं और ज्यादातर मालगाड़ियां बिना रुके गुजर जाती थीं। काम बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन जिम्मेदारी बड़ी थी, क्योंकि यहां से 2 लाइनें अलग अलग दिशाओं में जाती थीं। दोपहर के वक्त जब थोड़ा फुर्सत मिली तो मैंने रामदीन को चाय पर बुलाया। मैं उससे स्टेशन के बारे में और जानना चाहता था। हम दोनों स्टेशन के पास की एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठ गए। मैंने रामदीन से पूछा, तुमने कल रात जो कहा था उसका क्या मतलब था? यहाँ ऐसा क्या है जो लोगों को रहने नहीं देता? रामदीन ने चारों तरफ देखा जैसे कोई सुन न ले, फिर धीरे से बोलने लगा, साहब मैं आपको सच बताता हूं, लेकिन आप मुझे पागल मत समझना। ये स्टेशन साफ नहीं है, यहाँ एक आत्मा भटकती है जो रात में दिखाई देती है। मैं हंस पड़ा और कहा, रामदीन भाई तुम्हें किसी भूत प्रेत पर विश्वास है क्या? रामदीन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने कहा, साहब मैं 30 साल से यहाँ हूं और अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन सच यही है। मैंने पूछा, अच्छा तो बताओ क्या होता है यहाँ? रामदीन ने गहरी सांस ली और कहानी सुनाने लगा। साहब बात करीब 25 साल पुरानी है। उस समय यहाँ स्टेशन मास्टर थे विनोद बाबू। उनकी एक बेटी थी, नाम था अनीता। बहुत ही सुंदर और होशियार लड़की थी। उम्र रही होगी कोई 22-23 साल। अनीता यहीं स्टेशन क्वार्टर में अपने पिता के साथ रहती थी। वो अक्सर शाम को प्लेटफॉर्म पर टहलने आती थी। उस समय मैं भी यहाँ काम करता था और अनीता को अच्छे से जानता था। एक दिन शाम को 7:30 बजे के करीब अनीता प्लेटफॉर्म पर आई। उस समय हावड़ा मेल आने वाली थी। अनीता प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी होकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पटरी पर गिर गई। हम सब ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन तब तक ट्रेन स्टेशन में घुस चुकी थी। हावड़ा मेल ने रफ्तार कम नहीं की और अनीता को अपने नीचे कुचल दिया।
ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ करने का मौका नहीं मिला। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने आगे कहा, विनोद बाबू बिल्कुल टूट गए थे। अनीता उनकी इकलौती संतान थी। उसकी मां तो बचपन में ही गुजर चुकी थी। अनीता की मौत के बाद विनोद बाबू ने खाना पीना छोड़ दिया और सिर्फ 3 महीने बाद ही उनकी भी मौत हो गई। लेकिन साहब, उसके बाद से यहाँ अजीब चीजें होने लगी। रात को 11 बजे के करीब प्लेटफॉर्म पर एक लड़की दिखाई देती है। वो सफेद साड़ी पहने होती है और प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी रहती है। जो भी उसे देख लेता है उसकी हालत खराब हो जाती है। पिछले स्टेशन मास्टर मनोज बाबू ने उसे देखा था और अगले ही दिन उन्होंने ट्रांसफर की अर्जी लगा दी। मैंने कहा, लेकिन रामदीन भाई, हो सकता है किसी की कल्पना हो या फिर अंधेरे में कुछ और चीज दिख गई हो। रामदीन ने सिर हिलाया और बोला, साहब, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है। आप चाहें तो रात को 11 बजे प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, सब समझ आ जाएगा। मैं रामदीन की बातों से थोड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन मेरा तर्कसंगत दिमाग इन सब चीजों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। मैं सोच रहा था कि शायद ये सब लोगों का भ्रम है या फिर किसी तरह की अफवाह जो बरसों से चली आ रही है। शाम को जब मैं क्वार्टर वापस आया तो मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। मैंने तय किया कि आज रात 11 बजे मैं प्लेटफॉर्म पर जाकर देखूंगा कि वहां क्या होता है। खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। घड़ी देखता रहा और इंतजार करता रहा कि कब 11 बजे। रात के 10:30 बजे तो मैं उठा और टॉर्च लेकर बाहर निकल गया। क्वार्टर से स्टेशन प्लेटफॉर्म तक करीब 2 मिनट का पैदल रास्ता था। मैं धीरे धीरे चलते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। रात बहुत शांत थी और सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर मैंने चारों तरफ देखा। प्लेटफॉर्म की एक ही लाइट जल रही थी जो बीच में लगी थी, बाकी सब जगह अंधेरा था। मैं प्लेटफॉर्म के एक कोने में खड़ा होकर इंतजार करने लगा। ठीक 11 बजे मुझे दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मैंने टाइम टेबल चेक किया था और जानता था कि इस समय कोई ट्रेन यहां से नहीं गुजरती। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सीटी की आवाज और नजदीक आती गई और फिर अचानक मुझे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर कुछ दिखाई दिया। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो पटरी की तरफ देख रही थी। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं हिलना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। लड़की धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के किनारे की तरफ बढ़ी और फिर अचानक पटरी पर कूद गई। उसी पल मुझे लगा जैसे कोई ट्रेन तेज रफ्तार से गुजर रही है। पहियों की आवाज, ब्रेक की चीख, सब कुछ सुनाई दिया। लेकिन जब मैंने पटरी की तरफ देखा तो वहां कुछ नहीं था। न कोई ट्रेन थी, न कोई लड़की। सब कुछ गायब हो चुका था। मैं घबराहट में पीछे मुड़ा और तेजी से क्वार्टर की तरफ भागा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और सांस फूल रही थी। क्वार्टर में पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और सीधा बिस्तर पर बैठ गया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने अभी अभी जो देखा था वो सच था या भ्रम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरी रात मैं करवटें बदलता रहा। सुबह जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मेरे चेहरे को देखकर रामदीन समझ गया कि कुछ हुआ है। उसने पूछा, साहब क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मैंने उसे सब कुछ बताया जो मैंने रात को देखा था। रामदीन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था साहब, ये जगह साफ नहीं है। अनीता की आत्मा यहां भटकती है। वो हर रात 11 बजे आती है और अपनी मौत को दोहराती है। मैंने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों होता है रामदीन? अगर वो मर चुकी है तो उसकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? रामदीन ने कहा, साहब कहते हैं कि जब किसी की अचानक और दर्दनाक मौत होती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अनीता को पता ही नहीं चला कि उसकी मौत हो गई। वो अब भी सोचती है कि वो जिंदा है और ट्रेन का इंतजार कर रही है। मैं पूरे दिन परेशान रहा। मेरा मन काम में नहीं लग रहा था। शाम को मैंने मुकेश से भी बात की। मुकेश ने बताया कि वो भी कई बार रात में अजीब आवाजें सुन चुका है, लेकिन उसने कभी प्लेटफॉर्म पर जाकर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने कहा, साहब मैं तो शाम 6 बजे तो ही घर चला जाता हूँ। रात की ड्यूटी रामदीन भाई करते हैं। मैं स्टेशन पर रात में नहीं रुकता। मैंने सोचा कि शायद मुझे भी यहां से ट्रांसफर करवा लेना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मेरा तर्कसंगत दिमाग कह रहा था कि ये सब मेरी कल्पना है। हो सकता है थकान और तनाव की वजह से मुझे भ्रम हुआ हो। मैंने तय किया कि मैं एक और रात इंतजार करूंगा और फिर देखूंगा कि क्या होता है। उस रात मैंने फिर से 11 बजे प्लेटफॉर्म पर जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार मैं अपने साथ एक कैमरा ले गया। मैं सोच रहा था कि अगर सच में कुछ दिखा तो मैं उसकी फोटो या वीडियो ले लूंगा। ठीक 11 बजे मैं फिर से प्लेटफॉर्म पर था। इस बार मैं और ज्यादा सतर्क था। मैंने कैमरा तैयार रखा और इंतजार करने लगा। कुछ ही मिनटों में फिर वही ट्रेन की सीटी सुनाई दी और फिर वही लड़की प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी। मैंने तुरंत कैमरा उठाया और फोटो खींचने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही मैंने बटन दबाया कैमरा बंद हो गया। मैंने दोबारा कोशिश की लेकिन कैमरा काम ही नहीं कर रहा था। तभी वो लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। मैंने उसका चेहरा देखा और मेरी चीख निकल गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। उसका मुंह खुला हुआ था जैसे चीख रही हो, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं घबराहट में पीछे हटा और गिर गया। कैमरा मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। जब मैंने दोबारा देखा तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। मैं तेज़ी से उठा और क्वार्टर की तरफ भागा। मेरे कपड़े पसीने से भीग गए थे और दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी बाहर आ जाएगा। क्वार्टर में पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और सारी लाइटें जला दी। मैं सोफे पर बैठ गया और अपने हाथों को देखने लगा। वे अभी भी कांप रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि रामदीन जो कुछ भी कह रहा था वो सच था। ये स्टेशन वाकई में भूतिया था और अनीता की आत्मा यहाँ भटक रही थी। अगली सुबह मैंने रामदीन को सब कुछ बताया। मैंने कहा, रामदीन भाई, अब मुझे विश्वास हो गया है, लेकिन इसका क्या हल है? क्या कोई तरीका है जिससे अनीता की आत्मा को शांति मिल सके? रामदीन ने कहा, साहब, कई बार पंडित और मौलवी बुलाए गए लेकिन किसी का कुछ असर नहीं हुआ। एक बार एक तांत्रिक भी आया था लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। कहते हैं कि जब तक अनीता की आत्मा को ये एहसास नहीं होगा कि वो मर चुकी है, तब तक वो यहाँ भटकती रहेगी। मैंने पूछा, तो इसे कैसे एहसास होगा? रामदीन ने कंधे उचकाए और कहा, ये तो मुझे नहीं पता साहब, बस इतना जानता हूं कि हमें उससे बात करनी होगी। उसे समझाना होगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने दिन भर इसी बारे में सोचा। शाम को मैंने एक निर्णय लिया। मैं आज रात फिर से प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं अनीता से बात करने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता था कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन मुझे कुछ तो करना था। मैं यहाँ से भाग नहीं सकता था। ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस स्टेशन को ठीक करूं और अगर हो सके तो अनीता की आत्मा को शांति दूं। रात को ठीक 11 बजे मैं फिर से प्लेटफॉर्म पर था। इस बार मैं बिना किसी डर के वहां खड़ा हो गया। जब ट्रेन की सीटी सुनाई दी और अनीता दिखाई दी तो मैंने धीरे से कहा, अनीता बेटा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अनीता ने मेरी आवाज सुनी और मेरी तरफ मुड़ी। इस बार उसका चेहरा उतना डरावना नहीं लग रहा था, वो बस उदास दिख रही थी। मैंने आगे बढ़कर कहा, अनीता, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अनीता ने सिर हिलाया और धीरे से बोली, मैं ट्रेन का इंतजार कर रही हूं, मुझे शहर जाना है। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, अनीता बेटा, वो ट्रेन कभी नहीं आएगी। तुम्हारी जो दुर्घटना हुई थी उसमें तुम्हारी मौत हो गई थी। तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। अनीता ने मुझे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं, ये झूठ है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, तुम पिछले 25 साल से यहाँ भटक रही हो। तुम्हारे पिता भी तुम्हारे बाद गुजर गए। अब तुम्हें जाना होगा, तुम्हें शांति की जरूरत है। अनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कोई नहीं है। मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे अपने पापा से मिलना है। मेरा दिल टूट रहा था उसे इस हालत में देखकर। मैंने कहा, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा, वो दूसरी तरफ हैं। तुम्हें बस उनकी तरफ जाना है। रोशनी की तरफ देखो, वहां तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। अनीता ने चारों तरफ देखा और अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, हाँ, मुझे कुछ दिख रहा है। एक रोशनी है और उसमें पापा खड़े हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। मैंने कहा, हाँ बेटा, जाओ, अब तुम्हें यहां नहीं रुकना है। जाओ और अपने पापा से मिलो। अनीता ने मुझे आखिरी बार देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया। फिर वो धीरे धीरे एक सफेद रोशनी में बदलने लगी और कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मैं खड़ा था और चारों तरफ शांति थी। कोई ट्रेन की सीटी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक गहरी शांति। मैं वहीं खड़ा रहा कुछ देर तक। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून था। मुझे लग रहा था जैसे मैंने कुछ अच्छा किया है। मैं धीरे धीरे क्वार्टर की तरफ चला गया। उस रात मुझे बहुत गहरी नींद आई, पहली बार इस स्टेशन पर आने के बाद। अगली सुबह जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रामदीन मुझे देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, साहब, आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? मैंने उसे रात की पूरी घटना बताई। रामदीन की आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, सच साहब, अनीता चली गई? मैंने कहा, हाँ रामदीन, अब वो शांति से अपने पिता के पास है। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान आपको लंबी उम्र दे साहब, आपने वो काम कर दिया जो इतने सालों में कोई नहीं कर पाया। अनीता बहुत अच्छी लड़की थी, अब उसे शांति मिल गई ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई।
उसके बाद से कर्मापुर जंक्शन पर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। रात को कोई ट्रेन की सीटी नहीं सुनाई देती और प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं दिखता। स्टेशन एक सामान्य स्टेशन की तरह काम करने लगा। मैंने वहां 5 साल तक काम किया और फिर मेरा प्रमोशन हुआ। जब मैं कर्मापुर जंक्शन छोड़कर जा रहा था तो रामदीन रो पड़ा। उसने कहा, साहब, आप जैसा स्टेशन मास्टर फिर कभी नहीं आएगा। आपने इस स्टेशन को शांति दी है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रामदीन भाई, ये तो मेरा फर्ज था। अनीता एक मासूम लड़की थी जो अपनी मौत के बाद भटक रही थी। मुझे खुशी है कि मैं उसकी मदद कर पाया। आज जब भी मैं अपने उन दिनों को याद करता हूं तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। उस घटना ने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते, जो हमारी समझ से परे हैं। कभी कभी आत्माएं सिर्फ थोड़ी सी मदद की तलाश में होती हैं, थोड़े से प्यार और समझ की। अगर हम उन्हें ये दे सकें तो वे अपना रास्ता खुद खोज लेती हैं। कर्मापुर जंक्शन अब एक खुशहाल स्टेशन है। वहां कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। अनीता अब अपने पिता के साथ शांति से है और यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 6 महीने बाद मुझे एक चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी मुकेश ने लिखी थी। उसमें उसने लिखा था कि एक रात उसे सपना आया था। सपने में अनीता आई थी और उसने मुकेश से कहा था कि वो अब खुश है। उसने मुकेश से कहा कि मेरा राजेश साहब को धन्यवाद देना, उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया। अब मैं अपने पापा के साथ हूँ और हम दोनों बहुत खुश हैं। मुकेश ने चिट्ठी में ये भी लिखा कि अब स्टेशन पर एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई हमें आशीर्वाद दे रहा हो। ये चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा था कि शायद मैंने सिर्फ एक भ्रम देखा था या फिर यह सब मेरी कल्पना थी, लेकिन मुकेश की चिट्ठी ने साबित कर दिया कि जो कुछ भी हुआ था वो सच था। अनीता की आत्मा वाकई में मुक्त हो गई थी और वो अब शांति से थी। मैंने उस चिट्ठी को संभाल कर रख लिया। ये मेरे जीवन का सबसे अनोखा अनुभव था और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। आज भी जब कभी रात में अकेले होता हूं तो अनीता का वो चेहरा याद आ जाता है, जब उसने आखिरी बार मुझे देखा था और शुक्रिया कहा था। वो एक मासूम आत्मा थी जो सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहती थी। कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत में विश्वास करना बेवकूफ़ी है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यह सच है। हाँ, हर कहानी जो लोग सुनाते हैं वो सच नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी समझ से परे हैं। आत्माएं भटकती हैं, खासकर जब उनकी मौत अचानक और दर्दनाक हो। वे अपनी जिंदगी को पूरा नहीं कर पाते और इसलिए वे इस दुनिया में अटक जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें प्यार और समझ से समझाया जाए तो वे अपना रास्ता खुद खोज लेती हैं। यही मैंने अनीता के साथ किया था। मैंने उसे डर से नहीं बल्कि प्यार और करुणा से समझाया था, और शायद यही वजह थी कि वो मान गई और अपने पिता के पास चली गई। आज मैं एक बड़े स्टेशन पर स्टेशन मास्टर हूँ। यहाँ बहुत भीड़ रहती है और बहुत काम रहता है, लेकिन कभी कभी मैं कर्मापुर जंक्शन की शांति को याद करता हूँ। वहाँ की वो रातें, वो सुनसान प्लेटफॉर्म और अनीता की वो उदास आत्मा। मुझे खुशी है कि मैं उसकी मदद कर पाया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, किसी प्रमोशन या अवार्ड से भी बड़ी। मैंने एक आत्मा को मुक्त किया, एक पिता और बेटी को फिर से मिलाया, और यही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आप कभी किसी भूतिया जगह के बारे में सुने या कोई अजीब घटना देखें तो डरिए मत। हो सकता है कि वहां कोई आत्मा मदद की गुहार लगा रही हो सकता है कि उसे बस थोड़ी सी समझ और प्यार की जरूरत हो। इंसान होने का यही मतलब है कि हम न सिर्फ जिंदा लोगों की बल्कि उन आत्माओं की भी मदद करें जो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच फंस गई हैं। यही मेरी कहानी है, कर्मापुर जंक्शन की कहानी, अनीता की कहानी। एक ऐसी कहानी जो डरावनी तो है लेकिन साथ ही दिल को छू जाने वाली भी है। एक ऐसी कहानी जो मुझे हमेशा याद रहेगी और शायद अब आपको भी याद रहेगी।